मिस्टर ए इज अ पेपर मर्चेंट ऑन 5,000 स्क्वायर फीट शॉप एट चेन्नई। इनकी शॉप कहाँ पर है? चेन्नई में। मिस्टर ए ऑफर्ड एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल इन देयर शॉप टू सप्लायर टू पुट अप देयर एडवर्टाइजमेंट। हिज टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, बच्चों सेल ऑफ गुड्स की टर्नओवर की 20 लाख रुपए एंड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, सर्विसेज कितने की प्रोवाइड कर रहे हैं? 2 लाख रुपए। अच्छा, एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो जाएगा? लेट्स चेक। अच्छा, नीचे लिखा ही हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो जाएगा? 20 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया? 22 लाख। 22 लाख हो जाएगा। सर ये तो करंट ईयर का है ना? बिल्कुल करंट ईयर। हम मान के चल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में उसकी टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से कम थी एंड ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी स्कीम। पूछा क्या गया है? ए इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द करंट ईयर। मिस्टर ए, भाई कहीं ना कहीं इनका सर्विस के ऊपर फोकस है कि उसने साथ में सर्विस भी प्रोवाइड कर दी। बच्चों सर्विस कितने परसेंट तक अलाउड है? 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख रुपीज। 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। अच्छा, 10% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर तो हमारी 22 लाख है। 22 लाख भाई उसका 10% कितना आ जाएगा? 2.2 लाख, 2,20,000। अच्छा, 2,20,000 से तो कम ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कम ही है, 10% से तो कम है। तो क्या एलिजिबल है? आंसर इज यस। तो 10% ऑफ टोटल टर्नओवर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, उतने तक की सर्विस दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट तो क्लियर है, हम लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होटल किंग प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस इन न्यू दिल्ली, दे ऑल्सो सर्व बियर। बच्चों एल्कोहलिक ड्रिंक्स, विस्की, बियर, विस्की एंड सो ऑन, ये अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हो गए। क्या ये जीएसटी में टैक्सेबल है? क्या ये टैक्सेबल सप्लाई है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है? तो बच्चों ये नॉन टैक्सेबल सब अल्कोहलिक ड्रिंक्स अगर सप्लाई होती हैं तो ये जीएसटी में नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, इन पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो भाई पहली बात तो ये रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पर्सन, जो भी होटल किंग प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के अंदर रेस्टोरेंट सर्विस, साथ में अल्कोहलिक ड्रिंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। टर्नओवर इनकी कितनी है प्रीसीडिंग ईयर में? 67 लाख की है। क्या ये एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए? क्या कहते हो आप बच्चों, आपका क्या आंसर है? यस। क्या ये एलिजिबल है? तो बच्चों रीजन क्या है क्यों एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए? जो भी, अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। पॉइंट बस यही ध्यान रखना, अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। डन बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो आंसर भी इसमें लिखा हुआ है, रीड कर लेते हैं। होटल किंग प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम सिंस दे आर सप्लाइंग द प्रोडक्ट व्हिच इज नॉट लेविड टू जीएसटी, नेमली बियर, whiskey, called as non-taxable supply. Mr. C of Chennai is a retailer dealing with cell phones. चलो ठीक है, cell phones में डील कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। He supplies goods to the person located in Chennai. अच्छा, चेन्नई से चेन्नई में सेल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एंड पौंडीचेरी, अरे ये तो इंटरस्टेट सेल हो गई। कौन सी सेल हो गई? इंटरस्टेट सेल हो गई। अच्छा, क्या इंटरस्टेट सेल करने वाला क्या कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल कर सकता है? नो नहीं कर सकता। बिल्कुल करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर बच्चों। एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर 45 लाख है। अच्छा, एग्रीगेट टर्नओवर कम भी है। मिस्टर सी वांट्स टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, ही इज नॉट एलिजिबल बिकॉज व्हेन द पर्सन मेक्स इंटरस्टेट सप्लाई, जब कोई पर्सन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई कर रहा है ऑफ गुड्स, बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम इज प्रोहिबिटेड। तो आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, तो आप कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल नहीं कर सकते। देयरफॉर मिस्टर सी विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटर इंग्लैंड इज अ ट्रेडर हु सेल्स हिज रेडीमेड क्लोथ्स ऑनलाइन ऑन अमेजोन इंडिया। बच्चों ये तो ई कॉमर्स ऑपरेटर आ गया। अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहा है तो क्या वो कंपोजिशन स्कीम को अवेल कर सकता है? बोलो बच्चों आंसर आप लोगों का। नहीं सर। नो सर। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। राइट, एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए? आंसर इज नो। पीटर इंग्लैंड engaged in making supply of goods through electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 of CGST Act 2017. Hence Peter England is not eligible for composition स्कीम, क्योंकि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहे हैं जो टीसीएस कलेक्ट करता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हॉट ब्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड इज द सप्लायर ऑफ बेकरी प्रोडक्ट। बच्चों बेकरी प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहा है, रजिस्टर्ड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। फिर क्या लिखा है? इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2017 द टोटल टैक्सेबल सप्लाईज 88 लाख की है।
क्या ये एलिजिबल है कंपोजिशन लेवी स्कीम के लिए? Yes, sir. Turnover 1.5 crore से कम. बच्चों एलिजिबल तो है कंपोजिशन स्कीम के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ सो कंपनी वांट्स टू पे टैक्स एट द रेट 1%, बीइंग ए ट्रेडर, वो कह रहा है मैं ट्रेडर हूँ, जबकि कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स ने कंटेंट मतलब उन्होंने कहा कि नहीं आप 5% के हिसाब से जीएसटी दो। हम आपको कौन सी कैटेगरी में ले रहे हैं? हम आपको फूड एंड सर्विस कैटेगरी में ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं? फूड एंड सर्विस कैटेगरी में ले रहे हैं। बच्चों क्या ये सर्विस कैटेगरी है? आपको लगता है कि बेकरी प्रोडक्ट्स बनाकर बेचना कोई सर्विस है या ये गुड्स है? सर गुड्स बच्चों बेकरी प्रोडक्ट्स बनाकर बेचना सिर्फ गुड्स है। रेस्टोरेंट में आप सर्व करते हो, फूड को सर्व करते हो, लोगों को खिलाते हो, वो सर्विस होती है। क्या यहाँ पर बेकरी प्रोडक्ट्स को बेचना क्या सर्विस है? क्या ये रेस्टोरेंट सर्विस में इंक्लूडेड माना जाएगा? अच्छा, कमिश्नर तो कह रहे हैं कि भाई आपको 5% के हिसाब से कंपोजिशन लेवी में जीएसटी लगाना होगा, बिकॉज हम आपको रेस्टोरेंट सर्विस में इंक्लूड कर रहे हैं। जबकि वो क्या कह रहा है? नहीं, मैं तो गुड्स में डील कर रहा हूँ, मैं एक ट्रेड कर रहा हूँ और मेरा जो कंपोजिशन लेवी का टैक्स है वो 1%। तो किसकी कंटेंशन वैलिड होगी बच्चों? यस, हाँ जी, क्या कहते हो? किसकी Company की। कंटेंशन? हॉट ब्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी स्कीम, उसमें तो हमें कोई डाउट नहीं। 88 लाख। द सप्लाई ऑफ फूड एंड रेस्टोरेंट सर्विस कैटेगरी इज द ओनली सर्विस इंक्लूडेड अंडर द कंपोजिशन स्कीम. For a business to be categorized as food and restaurant service, there needs to be an element of service involved. भाई अगर उसको फूड एंड सर्विस कैटेगरी में ला रहे हो तो कहीं ना कहीं सर्विस इन्वॉल्व होनी चाहिए। फिर क्या लिखा है? In the given case, supply of bakery products, there is only a supply of goods, that is food items, but there is no element of supply of service. भाई supply of service कहीं भी नहीं। कंपनी सिर्फ बेकरी प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, गुड्स में डील कर रही है, तो ये तो सिर्फ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। तो भाई कंपनी की बात वैलिड होगी और उसे जीएसटी पे करना होगा एट द रेट 1%। तो कमिश्नर का पॉइंट वैलिड नहीं है। डिपार्टमेंट का जो कंटेंशन है वो क्या है? इनकरेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, 106 की बात कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 106। देखो यहाँ पर क्या गिवन है। होटल किंग प्राइवेट लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। प्रीवियस ईयर टर्नओवर कितने किए बच्चों? 100 लाख। एप्लीकेबल जीएसटी एट द रेट 18%। इनपुट कॉस्ट 7,80,000। एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी 18%। प्रॉफिट मार्जिन 40% ऑन कॉस्ट। फाइंड द इनवॉइस प्राइस। क्या फाइंड आउट करना है? इनवॉइस प्राइस फाइंड आउट करना है। एंड एडवाइज द बेस्ट ऑप्शन टू पे टैक्स इफ एनी। There is no opening balance and closing balance for the tax period. भाई ओपनिंग या क्लोजिंग का कोई टैक्स कोई बैलेंस नहीं है, ठीक है ना, टैक्स पीरियड। बच्चों इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें। पहले तो हमें दी हुई है परचेज। होटल किंग प्राइवेट लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। प्रीवियस ईयर टर्नओवर वाज 100 लाख। पहले पिछले साल की टर्नओवर है। क्या ये कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है? आंसर इज Yes. यस। Yes. एप्लीकेबल जीएसटी का रेट कितना है? 18%। चलो ठीक है, ये तो इनपुट पे है। इनपुट कॉस्ट कितनी दी हुई है? परचेज की कॉस्ट कितनी दी हुई है? 7,80,000। इसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है, ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, इसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन 40% ऑन कॉस्ट है। फाइंड द इनवॉइस प्राइस एंड एडवाइज द बेस्ट ऑप्शन। ये कह रहे हैं भाई आप दोनों स्कीम्स को कैलकुलेट करके बताओ। आप कंपोजिशन स्कीम से भी कैलकुलेशन करो, आप नॉर्मल स्कीम से भी कैलकुलेशन करो, आप देखो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट। मतलब आप खुद डिसाइड करो कि आपको कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो डिसीजन हमारे ऊपर छोड़ दिया, मतलब हमें दोनों की कैलकुलेशन करनी है। ध्यान देना बच्चों, आप देखो कैलकुलेशन होती कैसे। सबसे पहले हमने कॉस्ट ऑफ इनपुट्स परचेज कॉस्ट को लिया, दिस इज परचेज कॉस्ट। बच्चों उस पर जीएसटी ऐड कर दिया। आप 7,80,000 का 18% निकालना, कितना आ रहा है? वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है ना, एक्सक्लूडिंग जीएसटी इसका निकालना कितना आ रहा है? यस बच्चों 1,40,000. 1,40,400. बच्चों इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 9,02,200 और 20,400. एक कहानी याद आई फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, जीएसटी की क्लास में मैंने एक पॉइंट बताया था कि अगर आपको परचेजेस के जीएसटी का आईटीसी नहीं मिल रहा तभी आप उसे कॉस्ट में इंक्लूड करोगे। अगर आपको जीएसटी का आईटीसी मिल रहा है तो उसका अलग अकाउंट ओपन करोगे और जीएसटी उसे कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करोगे। इंट्रोडक्शन वाली क्लासेस रिकॉर्डेड देख लेना चाहिए अगर किसी को डाउट हो, वहां मैंने क्लियरली बताया था। सर पर यहाँ पर आप कह रहे हो जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा बच्चों। कंपोजिशन लेवी स्कीम को अगर कोई अवेल करता है तो उसे परचेज पर जो जीएसटी होता है उसका आईटीसी नहीं मिलता, समझ रहे हो ना। तो कंपोजिशन लेवी स्कीम को हमने दो ऑप्शन देखे ना, वी हैव टू ऑप्शन। भाई पहला ऑप्शन तो क्या है कि हम कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल करें
दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम नॉर्मल स्कीम को अवेल करें। दोनों ऑप्शन से कैलकुलेशन कर रहे हैं, कंपोजिशन लेवी स्कीम से भी, नॉर्मल स्कीम से भी, सो दैट हम कंपैरिजन करके डिसाइड कर सके कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। बच्चों यहाँ पर मैंने बताया था कि जब आपको परचेज के टैक्स का, परचेज के जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलता तो हम उसे टोटल कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। कंपोजिशन लेवी में आईटीसी नहीं मिलता, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, कंपोजिशन लेवी स्कीम को जो भी ऑप्ट करते हैं उसे आईटीसी नहीं मिलता, इसलिए परचेज पर जो जीएसटी लगेगा उसे कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। पहला पॉइंट क्लियर, डन। अच्छा, फिर जो कॉस्ट आएगी उसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट, जो कॉस्ट आ गई उस पर प्रॉफिट निकालोगे। कितना बच्चों? 40% क्वेश्चन में दिया हुआ है, 40% आपने निकाला और उसे क्या कर दिया? ऐड कर दिया। बच्चों इनवॉइस प्राइस आ गया, इनवॉइस प्राइस आ गया। अब यहाँ पर 2.5% और 2.5% के हिसाब से उसे टैक्स लगाना होगा। सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5%, ठीक है ना, इसके हिसाब से उसे टैक्स लगाना, ठीक है बच्चों। और ये टैक्स ना उसे अपनी जेब से पे करना है। कंपोजिशन लेवी में जो भी टैक्स जाता है वो कंपोजिशन सप्लायर को अपनी पॉकेट से पे करना होता है, वो उसे इनवॉइस में अलग से शो नहीं कर सकते। कंपोजिशन लेवी में जो बिल ऑफ सप्लाई, एक्चुअली यहाँ इनवॉइस इशू नहीं होती, हम बोलते हैं वो बिल ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पर जीएसटी वाली इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, हम टोटल प्राइस दिखाते हैं बस, ठीक है। जो टैक्स होता है वो जो सप्लायर है वो खुद पे कर, अपनी पॉकेट से पे कर, तो ये जीएसटी लायबिलिटी सप्लायर अपनी पॉकेट से। अच्छा, यहाँ तक तो ये तो समझ में आ गया। सर फायदा नुकसान कैसे देखेंगे? बच्चों एक नॉर्मल स्कीम को भी पहले देख लेते हैं, समझ गए बच्चों। नॉर्मल स्कीम में क्या परचेज पे जीएसटी है? बिल्कुल है, लेकिन उसे कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। बल्कि परचेज के जीएसटी का तो हमें क्या मिल जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा। हमने देखो नीचे उसे माइनस, परचेज पर जो जीएसटी आएगा उसका हमें आईटीसी मिल जाएगा, इसलिए उसे ऊपर कॉस्ट में परचेज के जीएसटी को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, हम उसका आईटीसी ले लें, ठीक है सर। तो मतलब यहाँ पर कॉस्ट कितनी रहेगी? 780 की 780 रहेगी। अच्छा, 40% प्रॉफिट भी किसका ऐड करेंगे? 7,80,000 का, ये भी ठीक है। अच्छा, नॉर्मल स्कीम में हम जीएसटी को भी इनवॉइस में शो करते, कंपोजिशन स्कीम में हम जीएसटी को इनवॉइस में शो नहीं करते, लेकिन नॉर्मल स्कीम में जीएसटी इनवॉइस में शो होता है। तो भाई जीएसटी भी 18% लगा लोगे, ये किसका आएगा? हाँ जी बच्चों, आप इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगी उस पर ये जीएसटी निकाल लोगे, ठीक है ना। 780 प्लस 312 प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके जो वैल्यू आएगी उस पर जीएसटी निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा, जीएसटी ऐड करने के बाद एक बार ही लगेगा? देखो यहाँ पर एक साथ दिखाया हुआ है, लग तो दोनों रहे हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी ना दोनों लग रहे हैं टैक्स, है ना। देखो सेल के ऊपर। अदिति, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल पाया या नहीं, या अभी कुछ और पॉइंट दिए हैं? वो तो मतलब वो तो समझ आ गया, पर ये फिर हाँ ये जी। जो नीचे इन्होंने कैलकुलेशन कर रखी है वो इन्होंने 196,560 का ही हाफ ले लिया, तो वो तो हाँ, मतलब अलग अलग लेंगे तो 1,90,000 तो। एक बार देख लेता हूँ मैं, हम इसको ना अलग कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम टैक्स लायबिलिटी देख रहे हैं। हमारी कैलकुलेशन पार्ट ऊपर कंप्लीट हो गया है ना, जो इनवॉइस वाला पार्ट था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है ना। नीचे हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, हमें जीएसटी कितना पे करना होगा, मतलब जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं उससे जीएसटी कितना पे करना। अच्छा, ये पॉइंट ठीक है बिल्कुल कि ये 196,560 है ना, इसी को समझ लो कि 50-50%, मतलब हाफ हाफ। देखो 18% अगर जीएसटी लग रहा है, टोटल जीएसटी है, तो उसमें से 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएस, ठीक है ना। तो ये इन दोनों के टोटल वैल्यू पे ही लगा है। अगर आप देखोगे ना, जीएसटी इन दोनों की टोटल वैल्यू पे, इन दोनों की टोटल वैल्यू पे लगा है। जो हमारा कॉस्ट था और प्रॉफिट दोनों को ऐड करके उसके ऊपर जीएसटी लगा है। इसका 9% निकालना, इन दोनों को ऐड करके बच्चों इनका 9% निकालना कितना रहा? 7,80,000 प्लस 3,12,000, 7,80,000 प्लस, 98,000। है ना, 9% निकालोगे तो कितना आ गया? हाँ जी बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 98,280। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, 9,8280 आ। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये दोनों हमने इसी से कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। ये दोनों हमने इसी से कैलकुलेट कर लिए, मतलब हमने सेल के ऊपर टैक्स निकाल लिए। ये सेल वैल्यू, इन दोनों को ऐड करके सेल वैल्यू आएगी, उस पर हमने आउटपुट टैक्स निकाल लिया। अच्छा, और ये इनपुट टैक्स किस पर निकाला हमने? जो परचेज की कॉस्ट थी, परचेज की कॉस्ट कितनी थी? 780, 780 थी, है ना। तो 7,80,000 का 9% और 9% हमारी परचेज की कॉस्ट पर जीएसटी आ गया, उसका आईटीसी हमें मिल गया, और आईटीसी को हमने माइनस कर दिया, इनपुट टैक्स रेट हमारा माइनस हो गया, तो हमारी बैलेंस टैक्स लायबिलिटी आ। तो बच्चों अब देखते हैं, अब एक पॉइंट देखते, आप अपने एनालिसिस यहाँ पर देख सकते,
कि यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है इस स्कीम में? सर 40%, 3,12,000। और कंपोजिशन स्कीम में प्रॉफिट कितना हो रहा है? 368। सर कंपोजिशन स्कीम में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। भाई प्रॉफिट तो ठीक है, लेकिन एक चीज और भी तो है, एक मिनट रुको जरा। प्रॉफिट की बात करें तो दोनों स्कीम्स है ना, दोनों में देख लेते हैं। इसमें कितना प्रॉफिट लिखा हुआ है? 368। और इधर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है नॉर्मल स्कीम में? 3,12,000। बच्चों देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई प्रॉफिट कंपोजिशन स्कीम में ज्यादा आ रहा है, लेकिन ये भी तो देखो टैक्स लायबिलिटी बेयर कौन कर रहा है। यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम में टैक्स लायबिलिटी का बर्डन आया है। कितना बर्डन है? 6,4,428। वो अपनी पॉकेट से पे कर रहा है। भाई कंपोजिशन स्कीम में जो वो जीएसटी है, कंपोजिशन वाला जीएसटी है, वो अपनी कहाँ से पे करेगा? पॉकेट से पे करेगा। और उसको आईटीसी नहीं मिल रहा। परचेज पर जो टैक्स दिया उसका आईटीसी भी नहीं मिल रहा, और एडिशनल बर्डन उस पर कितना आ गया? 6,4,428। वो अपनी पॉकेट से पे करेगा। बात समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल कौन सा है, किसमें फायदा ज्यादा आ रहा है? आप 368,160 में से 64,000 माइनस करो, तो भाई यहाँ तो आपको पैसे कम बच रहे हैं, कंपोजिशन लेवी में पैसे बच कम रहे हैं, जबकि नॉर्मल स्कीम में आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है ओनली ड्यू टू आईटीसी। सिर्फ आईटीसी की वजह से, क्योंकि नॉर्मल स्कीम में आईटीसी मिलता है, इसलिए वो ज्यादा कई बार इकोनॉमिकल प्रूव होती है। देखने में क्या लगता है कि भाई कंपोजिशन लेवी में टैक्स कम है, लेकिन जब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने फायदे की बात सोचोगे ना, अगर एज अ सेलर एज अ सप्लायर आप अपना बेनिफिट देखोगे, तो आपको आईटीसी अवेल करने में ज्यादा फायदा, कहीं ना कहीं आईटीसी अवेल करने में ज्यादा फायदा। सर हाँ जी बच्चों। कॉम्पोजिशन स्कीम में सीजीएसटी 2.5 क्या लगाया है? हाँ जी, ये 2.5 क्यों लगा? ये रेट एप्लीकेबल है, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने किए थे रेट कौन कौन से एप्लीकेबल होंगे किस। वो तो रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए था, रेस्टोरेंट से। अरे क्वेश्चन रेस्टोरेंट सर्विस वाला है। नाम क्या है इसका? तो रेस्टोरेंट सर्विस हम लोग मानकर इसे चल सकते हैं, नेम से इम्प्लाइड आ रहा है। ओके सर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर क्या लिखे बच्चों। एक तो कंसल्टिंग फर्म है, ठीक है, दूसरा एक स्टोर भी है। अच्छा पैन नंबर सेम है, और जब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था पैन नंबर सेम होता है, एग्रीगेट लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्रीगेट लेते हैं। टर्नओवर ऑफ द फैंसी स्टोर। बच्चों देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखो, अदर सर्विसेज का केस आ गया। कौन सा केस आ गया? अदर सर्विसेज का केस आ गया, ठीक है ना। तो भाई कंपोजिशन लेवी स्कीम को ये अवेल आई थिंक नहीं कर पाएगा। चेक करते हैं एक बार, रीड करते हैं इसे क्या लिखा है। फैंसी स्टोर 65 लाख की प्रोवाइड कर रहा है, रिसिप्ट ऑफ कंसल्टेंसी फर्म 10 lakh and the preceding financial year you are required to provide answer with supporting explanatory note for each answer to the following question. Is frame eligible for composition scheme under CGST Act? बच्चों अगर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 में देखें कि भाई देखो एक तरफ तो वो स्टोर प्रोडक्ट सेल कर रहा है ना, एक तरफ तो वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, दूसरी तरफ सर्विस भी प्रोवाइड। बात समझ रहे हो? तो वहां पर तो फिर अदर सर्विसेज भी अगर प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस में भाई 10 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है ना। तो ए टैक्सेबल पर्सन इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस एंड आउटडोर कैटरिंग सर्विस। इसके अलावा अगर कोई दूसरी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017। देयरफॉर प्रेम इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी स्कीम। किसके लिए एलिजिबल नहीं बच्चों? कंपोजिशन लेवी स्कीम के लिए एलिजिबल यहाँ पर नहीं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और अराइज होता है यहाँ पर, वेदर इफ इट इज पॉसिबल फॉर प्रेम टू ऑफ कंपोजिशन स्कीम ओनली फॉर फैंसी स्टोर। बच्चों क्या सिर्फ फैंसी स्टोर के लिए वो कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल कर सकते? बच्चों सेम पैन नंबर है, मिलेगा तो सबके टोटल पे सब पर एक साथ मिलेगा, नहीं तो किसी एक पर नहीं मिलेगी कंपोजिशन लेवी, ठीक है। इफ ए बिजनेस इज ineligible for composition, then all other business registered under the same PAN shall automatically ineligible for the composition scheme. So Prem is not eligible for composition scheme, only for fancy store. Done. अच्छा next point क्या है? If Prem is running a restaurant with turnover of 65 lakh instead of consultancy firm as well as a fancy store, would he be eligible for composition?